तो दो तीन चीज़ें जो किसी भी स्टार्टअप को, जो अभी हमारे व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं जी। उनको अगर कंपनी शुरू करनी है, दो से तीन चीज़ें क्या है जो उनको करनी ही करनी चाहिए कम वॉट में? देखिए, पहला तो आपको ये समझना चाहिए कि आप किस तरह की कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। हाँ, मतलब आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। जैसे मैंने बताया, आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो एक प्रोप्राइटरशिप भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, एक जनरल पार्टनरशिप कर सकते हैं, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कर सकते हैं। आजकल और नए नए तरह के लॉ में आपको ऑप्शंस है। जैसे एक नया ऑप्शन जो हमने देखने को मिला है वो है 1 पर्सन कंपनी। ओके। तो अगर आप देखें तो पहले आप एक सिंगल आदमी एक अपनी कंपनी शुरू करता है तो उसको प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। प्राइवेट लिमिटेड में एक अलग एंटिटी क्रिएट होती है अंडर लॉ, और उसको एक अलग वैलिडिटी मिलती है लॉ के अंदर। जी। लेकिन 1 पर्सन कंपनी जो है वो आपको प्राइवेट लिमिटेड के बेनिफिट्स देती है और आदमी एक ही है। ओके। तो 1 पर्सन कंपनी मतलब आप प्रोप्राइटरशिप को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फ्लेवर दे रहे हैं। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझनी चाहिए अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं कि आपका विजन क्या है। आप क्या ये सिर्फ छोटे टाइम के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक जानने वाले हैं दिल्ली में, उन्होंने एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया। ठीक है। और वो 62-63 साल के हैं। तो मैंने उनसे बात करी, उन्होंने भी मुझे फ़ोन किया कि मैं ऐसे ऐसे शुरू कर रहा हूँ, कुछ मुझे बनाना है क्या कंपनी वंपनी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। तो उन्होंने कहा मेरा कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, मैं बस अपना खाली शाम का टाइम 5-6 घंटे 4-5 घंटे ट्यूशन वगैरह पढ़ाना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा आपको कोई इन्वेस्टर की ज़रूरत है, आप क्या इसको मल्टीपल कोचिंग सेंटर्स बनाना चाहते हैं, क्या आपका ये ऐसा गेम है जो आप 20-30 सिटीज़ में आगे एक्सपैंड करना चाहते हैं। अगर तो है तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए। क्यों? क्योंकि उसमें आप इन्वेस्टर्स ला सकते हैं, उसमें आप उसके नाम में आप प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, उसके नाम में उसकी एक अलग आइडेंटिटी बनेगी लॉ में। अगर आपका वो पर्पस नहीं है, आपका वो विजन नहीं है, और आप सिंपल 2-4 घंटे के लिए हॉबी को बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप एक सोल प्रोप्राइटर की तरह काम कीजिए। तो पहली चीज़ तो यही है कि आपको एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर समझना है कि आप किस स्ट्रक्चर में काम करना ठीक चाहते है। हैं। पहली चीज़ तो वही है। Done. दूसरी चीज़ ये है कि आप माने या ना माने, ये बात सच है कि लिखतम के आगे बख्तम की कोई वैल्यू नहीं है। आप आंख बंद कर लें इसका मतलब ये नहीं कि अंधेरा हो गया हाँ, सही है, सॉरी रात हो गई हाँ, सही है। है ना। आपको नहीं नज़र आ रहा मतलब ये नहीं कि वो बात सही नहीं है। आपको ये बात माननी ही पड़ेगी कि आपको अपने एग्रीमेंट्स बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो उसके अगले दिन कभी ना कभी एक टाइम ऐसा आएगा ही आएगा। और क्योंकि मैं ये रोज़ देखता हूँ तो मुझे पता है कि ये आएगा ही आएगा, जहाँ पे आप कहेंगे अरे यार मैंने इनवॉइस भेजा था वो 2.5-3 लाख का या 1.5-2 करोड़ का और वो पेमेंट नहीं आ रही है। मैं अभी, आप मानेंगे नहीं, मैं अभी ऑफिस में एक लीगल नोटिस बना के आ रहा हूँ, और वो लीगल नोटिस इसी बात का है कि हमारे क्लाइंट ने एग्रीमेंट नहीं किया और बाद में इनवॉइस भेजा, उसने कहा मैं अभी तो मेरा बिजनेस ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा है, जब पैसे आएंगे तो मैं दे दूंगा। अरे बाप रे। तो वो अटका हुआ है 3-3.5 महीने से। तो मैंने आज वो सुबह ही नोटिस फाइनल किया है, अब उसको देखते हैं कोर्ट में लेके जाने अरे की। बाप रे। हाँ, तो वही है, आपको ये देखना है कि आपके एग्रीमेंट्स इन प्लेस हैं कि नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो अगेन बॉल इज इन योर कोर्ट, आपकी मर्जी। आप जितना, आप घर लीजिए, आप घर खरीदिए, दरवाज़ा लगाइए, आप लॉक करें या ना करें वो आपकी मर्जी है। कानून आपको ये नहीं कहता है कि एग्रीमेंट बनाना ही बनाना है, अनलेस आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वगैरह, बिल्कुल ठीक है। तो आपकी मर्जी है। लेकिन दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है वो यही है कि आपको एग्रीमेंट्स पे ध्यान देना ही चाहिए। नहीं दोगे तो बेटा आज नहीं तो कल फंसो। आज नहीं तो कल फंसेंगे। सही बात। तीसरी कोई चीज़? बहुत सारे छोटे छोटे कंप्लाइंस ऐसे हैं स्टार्टअप्स के लिए। अच्छा। जैसे मान लीजिए एक एक पता नहीं लॉ, किसी ने इस बारे में सुना भी है कि नहीं, एक लॉ होता है पॉश, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। हाँ, करेक्ट। ठीक है। तो जिस भी कंपनी में 10 से ज़्यादा आपके एम्प्लॉयज़ हैं, और वो एम्प्लॉयज़ फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो या इंटर्न हो, 10 से ज़्यादा लोग हैं आप कह लीजिए, उसको एक अपनी पॉश पॉलिसी बनानी बहुत ज़रूरी है। राइट। तो वो आपको ध्यान रखना, द मिनट आपके ऑफिस में 10 से ज़्यादा लोग आते हैं, आपको वो पॉश पॉलिसी मैंडेटरी है। और मेरे खुद के जानने में इतने ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है, आई एग्री, बट अगर उनको बताया जाए तो भी वो कहते हैं देखते हैं, अभी नोटिस आएगा अगर डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का या डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन तो देखेंगे। तो वो गलत है। आप बेसिकली अपनी जड़ों में पानी, अपनी जड़ों में तेजाब डालने वाली बिल्कुल बात है। ठीक बात। तो वो ना करें। तो अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, क्या आप हमें सिंपल कॉन्ट्रैक्ट का एक स्ट्रक्चर बता सकते हैं जिससे कि थोड़ा एक आइडिया हो जाए, मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट दिखता कैसा है, क्या क्या होना चाहिए उसमें? चलिए मैं बता ही देता हूँ आपको। Please, sir, मेरे thank पास कितने लोग हैं जो आते हैं कि सर आप एक पेज का कॉन्ट्रैक्ट बना दो, हमें उलझाओ मत लीगल लैंग्वेज। यस यस। और वो सब स्टार्टअप्स ही हैं। जी।
पहली चीज़ तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गूगल से कोई कॉन्ट्रैक्ट मत लीजिए। अच्छा, आप कोई भी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट यूज़ मत कीजिए अपने कॉन्ट्रैक्ट। लोग चैट जीपीटी से पूछ ले रहे हैं वो सब। चलिए, मैंने एक बार चैट जीपीटी भी किया, आपका चैट जीपीटी पे मुझे याद आया, मैंने एक बार चैट जीपीटी किया जी। कि क्या चैट जीपीटी कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकता है, तो उसका आंसर आया नो। और आप चाहें तो कर सकते हैं कि कैन चैट जीपीटी ड्राफ्ट एग्रीमेंट्स दैट विल होल्ड गुड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया। आप ये डाल के देखिए चैट जीपीटी पे, मैंने किया है इसलिए मुझे पता है। हाँ हाँ आप पूरा आंसर पढ़ें, उसमें आपको समझ में आएगा कि लॉयर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते और आंसर नो ही है। आपको गाइडेंस मिल सकती है, आप ये पूछ सकते हैं कि टिपिकल क्लॉजेस क्या होते हैं। ठीक है। मैं मानता हूँ वो आपको बता देगा कि ज्यूरिसडिक्शन क्लॉज होना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन आप वो 1 पेजर और 2 पेजर के पहला सजेशन तो मेरा है ये। अच्छा, दूसरा, अगर आप पूछ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा दिखता है, हाँ मैं आपको एक जनरल फ्लो बता देता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज। हालांकि हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग नेचर है, बिकॉज हर ट्रांजैक्शन का अलग नेचर है। सॉफ्टवेयर एग्रीमेंट और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बहुत के टर्म्स बहुत अलग होंगे, बट फिर भी मैं आपके ऑडियंस के बेनिफिट के लिए कुछ जनरलाइज टर्म्स बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले दोनों पार्टीज का नाम आता है। जैसे मान लीजिए आप अपनी कंपनी का नाम लिख रहे हैं कि दिस सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट इज मेड बिटवीन XYZ कंपनी। उस कंपनी का सिर्फ आप नाम मत दीजिए, उसका एड्रेस दीजिए, उसका CIN नंबर दीजिए, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर दीजिए। CIN नंबर क्या है? जैसे मेरा आधार कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, ठीक है। तो वो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो आप कॉन्ट्रैक्ट में डालिए। सिर्फ नाम और एड्रेस डालने से काम नहीं चलेगा। ठीक है। आप ये भी डालिए कि उसका CIN नंबर क्या है, जो गवर्नमेंट जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं हाँ जी। आपको CIN नंबर दिया जाता है, हाँ। आप वो भी कॉन्ट्रैक्ट में डालिए। ठीक। ठीक, तो आप डालेंगे कि ABC कंपनी हैविंग एड्रेस एट डैश हैविंग CIN डैश। ठीक। उसके बाद आप दूसरी पार्टी का नाम डालिए। अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है तो आप इंडिविजुअल का पूरा नाम डालिए जो उसके आधार कार्ड पे है। ये नहीं कि उसका निक नेम या उसका स्टेज नेम डालें, ऐसा नहीं। मेरा एक ऑफिस बॉम्बे में भी है, तो मैं कुछ आर्टिस्ट्स के साथ काम करता हूँ, उनका जो स्टेज नेम होता है जिससे वो काम जो वो यूज़ करते हैं, राइट राइट। आप वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाल सकते। अगर उसका नाम प्रॉपर कुछ और है तो वो प्रॉपर लीगल आधार का नाम डालना चाहिए, क्योंकि स्टेज नेम की कोई वैलिडिटी तो है नहीं। करेक्ट। तो आप पार्टीज को, सबसे पहली चीज़ आप पार्टीज को आइडेंटिफाई कीजिए, प्रॉपर नाम, एड्रेस, उनका CIN नंबर या आधार नंबर या पैन नंबर, जो भी आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए लगता है। फिर एक सेकंड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो होता है वेयर एज क्लॉजेस। हम उनको लीगल भाषा में बोलते हैं वेयर एज क्लॉजेस, या रिसाइटल्स भी बोल देते हैं। ठीक है। रिसाइटल्स का पर्पस होता है कि आप ये इंट्रोड्यूस करते हैं हाँ। कि पार्टी A और पार्टी B एक दूसरे के साथ क्या डिस्कशन कर रहे हैं या क्या बैकग्राउंड है इस एग्रीमेंट का, क्यों वो एक दूसरे से मिलके कुछ एग्रीमेंट बनाने का सोच रहे हैं। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि पार्टी A जो है उसने पार्टी B को हायर करने का सोच रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, ठीक है, और क्योंकि पार्टी A और पार्टी B ने ऑलरेडी इस बारे में बात कर ली है कि बेस्ड ऑन सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस हम एक एग्रीमेंट बनाएंगे, तो ये है वो एग्रीमेंट जिसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं एज फॉलोज। तो आप ये बताएं कि दोनों का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। क्यों, ये क्यों जरूरी है। इसलिए कि अगर कल को कभी झगड़ा हो, कल को भगवान ना करे कोई डिस्प्यूट हो, तो आप एटलीस्ट ये पता कर सकते हैं कि इनका बैकग्राउंड में डिस्कशन हुआ क्या था, ठीक बात। या वो ट्रांजैक्शन कैसे आई। अगेन एम्प्लॉयमेंट की बात है अगर, तो आप बोलेंगे कि भाई कंपनी ने एक इस पोजीशन के लिए हायर करने का सोचा था, और ये जो एम्प्लॉय हैं इन्होंने इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ, और अब इन फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस पे इनकी एम्प्लॉयमेंट पक्की की जा रही है। ठीक। तो एक बैकग्राउंड आप दे देते समझ हैं, गए। उसको कहते हैं रिसाइटल्स। ठीक है। फिर आप बात करेंगे स्कोप ऑफ एग्रीमेंट की। अच्छा। तीसरा क्लॉज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्कोप ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है। स्कोप ऑफ एग्रीमेंट मतलब कि ये एग्रीमेंट के बाउंड्रीज क्या हैं। क्या है? क्या आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बना रहे हैं, या आप इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहे हैं, या आप एक प्रोजेक्ट के लिए हायर कर रहे हैं। क्या ये बोला जा सकता है कि ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप बन गया है इस रेंटल एग्रीमेंट से, या ये लाइसेंस एग्रीमेंट है। तो आप स्कोप डिफाइन करेंगे, आप ये बताएंगे कि इस नेचर का, इस एग्रीमेंट का नेचर क्या है, नेचर क्या है? तो वो आपको बताना ज़रूरी है। और ये मैं माफ़ी चाहूँगा लेकिन कहना ज़रूर चाहूँगा कि ये हर आदमी के बस की बात नहीं है। आप किसी भी एडवोकेट से बात करें या किसी भी लॉयर से बोलें, वो नहीं कर पाएगा। आपको ऐसे लॉयर को हायर करना चाहिए जो इन चीज़ों में एक्सपीरियंस। जानता है। दांत के दर्द के लिए आप घुटने वाले डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे जो सही आप जोड़ों का दर्द हैंडल। सही सही सही। तो ये ऑलमोस्ट कॉमन सेंस, और क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स के साथ, मैं देखता हूँ वो जो एग्रीमेंट कभी मुझे देते हैं रिव्यू के लिए, मेरे को थोड़ा गुस्सा भी आता है कि ये किसने इसको ड्राफ्ट किया। एंड वो अक्सर यही होता है कि मेरे जानने वाले एक हैं, मेरे फूफा जी के दोस्त हैं, मेरे मौसा जी के।
तो वो उनसे मत कराइए, हाँ, एक ऐसे लॉयर से कराइए जो इस चीज़ में एक्सपीरियंस। सही बात है। एनीवे आपने वो नेचर एंड स्कोप डिफाइन किया, जी। फिर आप बात करेंगे कॉम्पेंसेशन की। कॉम्पेंसेशन मतलब या तो वो सैलरी होगी, या आपने अगर सोशल मीडिया के काम के लिए किसी को हायर किया तो कितने पैसे दिए जाएंगे, क्या महीने का डिस्कशन हुआ है, या अगर वो प्रोजेक्ट है तो कितनी, मान लीजिए एक्स वीडियो का इतना अमाउंट दिया जाएगा, 10 रील के इतने एटसेट्रा एटसेट्रा। अब वो कॉम्पेंसेशन डिसाइड कीजिए, ये नहीं कि एक जनरल एग्रीमेंट कर लिया और कॉम्पेंसेशन हम व्हाट्सएप पे डिसाइड करेंगे। लिख लीजिए ना, सही बात। तो कॉम्पेंसेशन आप डिसाइड किए। फिर एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है वो होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए मैं एज एन एम्प्लॉयर अगर आपको हायर कर रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन आप मेरी कंपनी से गैदर करेंगे वो आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी है। आप ये नहीं कि उसको उसको अपने दोस्त को डिस्क्लोज करें या आप उसके साथ एक नई कंपनी स्टार्ट कर लें, नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट। तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होना चाहिए आपके एग्रीमेंट में। अब वो आप जो टेम्पलेट उठाएंगे उसमें है नहीं है, यू डोंट नो। भगवान ही जानता है। सही बात, सही। फिर मान लीजिए आप अगर एक एम्प्लॉयर या मान लीजिए आप एक सोशल मीडिया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, उसके लिए किसी को हायर करें, हाँ। आप एक नॉन सॉलिसिटेशन क्लॉज उसमें डालिए। नॉन सॉलिसिटेशन क्लॉज मतलब कि मैं तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा मेरी सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए, आप मेरे क्लाइंट्स को सॉलिसिट नहीं कर लोगे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत ज़रूरी है और ये होता है। ये होता है लोग या फेस करते हैं। बिल्कुल। तो ये आप ये सोचिए कि उस कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या है, बिल्कुल ठीक। आप सोचिए कि उस ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है, उसके हिसाब से आप बनाइए। कुछ क्लॉजेस डाल सकते हैं। जूरिसडिक्शन क्लॉज बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपका मेरा झगड़ा हुआ, आप मान लीजिए दिल्ली में है, मैं मान लीजिए जबलपुर में हूँ, तो कौन सी कोर्ट्स डिसाइड करेंगी। और हमने जब ये एग्रीमेंट साइन किया था तो हम बैंगलोर में थे, तो बैंगलोर जाएं कि जबलपुर जाएं कि दिल्ली जाएं, ये डिसाइड होना चाहिए। उसका भी एक अपना कानून है जो डिसाइड हो। बिल्कुल ठीक। तो आप ये पहले एंटिसिपेट करें, राइट। 5 मिनट लगेंगे आपको ये बात सोचने में कि ये बात खुल के कर ही लेते हैं कर दूसरी ही पार्टी से और लिख ही लेते हैं। हाँ, आप सोचिए कितना हेडेक, जो आपका टाइम आपकी सेल्स पे, ग्रोथ पे, हायरिंग पे जाना चाहिए, वो आप एक कागज को लेके लड़ रहे हैं। सही बात है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। Great. आजकल एक आर्बिट्रेशन क्लॉज, आजकल तो नहीं, बहुत सालों से चलता आ रहा है। जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और भगवान न करे वो कोर्ट्स में जाता है, कोर्ट से पहले आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, जहाँ पे आप दोनों मिलके एक थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें, और इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। मतलब आप सीधा कोर्ट में ना जाएं, आप कोर्ट से पहले ही इसको आपस में प्रेम प्यार से सुलझा लें। ठीक। तो उसके लिए आर्बिट्रेशन क्लॉज होना जरूरी। अब लॉ कहता है कि जब तक आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं होगा आप आर्बिट्रेशन इन्वोक नहीं कर सकते। करेक्ट। तो वो डाल लीजिए ना, क्योंकि आपको सीधा कोर्ट में जाना पड़ेगा। किसके पास टाइम है कोर्ट में जाने का, तारीख पे तारीख लेने का और कोर्ट में धक्के खाने का। तो आप वो आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल लीजिए, वगैरह वगैरह करके ऐसे बहुत सारे क्लॉज हैं। एक क्लॉज जो मैं और बताना चाहता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आप उसको लीगल भाषा में कहा जाता है लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी। ओके। लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी का मतलब है, मान लीजिए मैं आपका सोशल मीडिया का काम कर रहा हूँ या मैं आपके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ, और मान लीजिए सोशल मीडिया का काम जो मैं आपको कर रहा हूँ, मेरे काम की वजह से आपको कुछ नुकसान हुआ, तो मेरी लायबिलिटी क्या है। अगर मैं वो कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा या एक लॉयर मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, तो क्लॉज उसमें ये होना चाहिए कि मेरी लायबिलिटी उतनी ही है जितने पैसे आपने मुझे दिए हैं। ठीक है। आपने मुझे अगर एक प्रोजेक्ट के लिए 5 लाख रुपए दिए हैं, और अगर मैं अपनी लायबिलिटी लिमिट नहीं कर रहा हूँ, तो आप मुझे 5 करोड़ के लिए भी सू कर सकते हैं, आप मुझ पे 5 करोड़ का भी केस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये डाल दूं एक क्लॉज कि भैया आपने मुझे 5 लाख रुपए दिए, तो मेरी तरफ से अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई तो मेरी देनदारी आपके पास 5 लाख तक की है। ऑब्वियसली आप वो बात नहीं मानेंगे, एटलीस्ट नेगोशिएशन होगी, डिस्कशन होगा और एक नंबर तो डिसाइड होगा। करेक्ट। एक ओपन एंडेड तो चीज़ नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक है। और कोर्ट में जाके फिर कोर्ट में लंबा प्रोसेस है, डिसाइड हो। तो ये कुछ ऐसे 7-8 क्लॉजेज हैं जिसकी वजह से आप मानेंगे नहीं, आप इतने चैन से सो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके क्लाइंट्स, आपके वेंडर्स, आपके एम्प्लॉयज़ सब लिखित में है, सब रिटर्न में है, और आप उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो एक्चुअली मैटर करती है, जो आपका मेन रीज़न है बिजनेस चालू करने का। सही बात है। मेन रीज़न कोर्ट्स में जाने का थोड़ी है बिजनेस चालू करने सही सही सही। का। तो ये मुझे लगता है कुछ ग्रेट यार, मतलब मुझे लगता है बहुत हेल्प करेगा ये 7-8 पॉइंट जो आपने बताए। इनमें से 3-4 तो यकीनन लोग मिस करते होंगे बिकॉज जल्दबाजी में आप होते हैं, और खासकर स्टार्टअप में होता है ना, बिकॉज यू आर वेरी ऑन इट कि यार करना है, तो आपको लगता है होता रहेगा चलो बाद में, बट बाद में दिक्कत होती है तो फिर इसका खामियाजा 10-20-100 गुना भुगतना पड़ता है। अच्छा, अफोर्डेबल ऑप्शंस क्या हैं टू हैव अ लॉयर फॉर एसएमईज? कैसे, क्योंकि लीगल टीम रखना बहुत कॉस्टली है जी। एक अच्छे लॉयर को हायर करना बहुत कॉस्टली है जी। अफोर्डेबल शुरुआती ऑप्शन क्या हो सकते हैं कि
यार तुमने स्टार्ट करी कंपनी, ज़्यादा बजट नहीं है, एक काम करो, ये काम करो, इससे तुम्हारा सब ठीक चलेगा, जैसे ग्रो करोगे फिर तुम वो भी ग्रो करो। बिल्कुल, मुझे लगता है आप पहले तो माइंडसेट चेंज करें। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आप एक माइंडसेट ये बनाएं कि मैं कुछ भी अगर करूंगा तो लीगल रिव्यू के बिना नहीं करूंगा। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको एक लॉयर को 5 लाख पर मंथ की सैलरी पे हायर करना है, वो ज़रूरी नहीं है। अच्छा। फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे लॉयर्स की कोई डर्थ नहीं है। अच्छे लॉयर्स की थोड़ी बहुत डर्थ है, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं ढंग से ढूंढें तो आपको अच्छा लॉयर मिल ही जाएगा। ठीक है। आप एक ऐसे उस लॉयर को ये बोलें कि मुझे आपको, मैं फुल टाइम हायर नहीं कर सकता, मुझे केस टू केस बेसिस पे आप ये 4 एग्रीमेंट्स रिव्यू करके दे दीजिए, 2-3 ट्रेडमार्क्स फाइल करके दे दीजिए, 4 कॉपीराइट फाइल करके दे दीजिए, आप डिस्काउंट भी मांग लीजिए। बहुत सारे लॉयर्स ऐसे हैं, मैं खुद अपनी बात करता हूँ, कितना ऐसा काम है जो हम प्रो बोनो कर देते हैं, अच्छा। हम चार्ज भी नहीं करते। मेरे कितने ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनसे मैं 1 रुपया चार्ज करता हूँ, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन के लिए ट्रू रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी इन्वॉइसिंग भी होती रहे, तो मैं 1 रुपया उनसे ले लेता हूँ। हमारे क्लाइंट है जिन्होंने मुझे एक नोट के ऊपर पेंसिल से साइन करके दिया, मैंने उनका ऑटोग्राफ लेके रखा हुआ, वही मेरी फीस है, और उसको मैं कैश नहीं करा रहा हूँ। तो अच्छे लॉयर आपको मिल जाएंगे। आप, आई अंडरस्टैंड आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप ऐसे लॉयर से बात कीजिए जो काबिल है, और आप उसको रिक्वेस्ट कीजिए, वो भी इंसान ही है, आप उसको रिक्वेस्ट कीजिए, सर मैं अभी आपकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता, आप अभी मुझे XYZ अमाउंट में कर दीजिए या डिस्काउंट दीजिए वगैरह वगैरह। तो आप प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पे हायर कीजिए। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई, जैसे आपके पास कोई टेम्पलेट है, हालांकि मैं टेम्पलेट के लिए हमेशा डिस्करेज करता हूँ, बट आपने पहले किसी से लॉयर से टेम्पलेट बनवाया हुआ है, आप वो टेम्पलेट रिव्यू करा लें उससे। आप बोलें कि सर आप थोड़ी कम फीस ले लीजिए, आप बस रिव्यू करके दे दीजिए। तो आप, ज़रूरी नहीं आपको फुल टाइम हायर करना है, आप कम चार्जेस पे भी हायर तो क्या मतलब व्हाट इज द मिनिमम दैट अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ लॉयर टू चार्ज, लाइक वो चार्ज करेंगे अगर मेरा 4 से 5 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं शुरुआत में और मुझे रिव्यू कराना है और ये सब है, तो मुझे लगता है एग्रीमेंट रिव्यू वैसे तो कोई ऐसा मिनिमम अमाउंट हाँ, है हाँ, नहीं, but और still बहुत लोग, हाँ जी, एक ब्रैकेट टाइप। आई थिंक अगर आपका कोई, आपको मान लीजिए कोई जैसे एग्रीमेंट ड्राफ्ट कराना है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट या सॉफ्टवेयर एग्रीमेंट, तो एनीवेयर स्टार्टिंग फ्रॉम 10 से 15 हज़ार भी अगर आप मान के चलें एक अच्छे सॉलिड एग्रीमेंट का, अगेन डिपेंड करता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। वो अगर सॉफ्टवेयर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे अगर आप कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस आप नहीं पढ़ते हैं, वो किसी लॉयर ने बनाए, राइट, और आप कहते हैं आई एग्री और आगे बढ़ते हैं, यस, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको ऑब्वियसली आपको थोड़ा एक्स्ट्रा शेल आउट करना पड़ेगा। बट मैं क्या आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक एग्रीमेंट होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। हाँ, वो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट को आप टेम्पलेटाइज कर सकते हैं। हाँ, आपने अगर एक बार बनवाया है तो उसमें आप नाम एड्रेस चेंज करके आप एक अच्छा बनवा लीजिए, बजाय कि 10 अलग अलग जगहों से बनवाए। बिल्कुल ठीक है। तो 10, 12, 15 हज़ार से अगर आप स्टार्ट करें, गोइंग अप टू, मैंने कुछ एग्रीमेंट 70, 75 लाख, 1.25 लाख तक भी बनते हैं, डिपेंडिंग कितना ग्लोबल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा बनेगा, कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है। बट फिर भी मैं, क्योंकि मैं अंदर से आशावादी हूँ, मुझे लगता है फिर भी SMEs और स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छे लॉयर्स हैं आज की डेट में, जो बहुत विलिंग है वेरी नाइस, आपको हेल्प करने। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है कि आपसे जानने के बाद आई एम श्योर बहुत लोगों को थोड़ा रिलीफ मिला होगा इस बात से कि यार लोग हैं और दे कैन हेल्प यू आउट। आप रीच आउट, इवन इफ़ यू वांट आप अभिषेक को से भी बात कर सकते हैं, इनकी अच्छी खासी टीम है, तो कोशिश करी जाएगी, अगर मदद कर सके तो व्हाई नॉट। और वाकई इनका जो पर्पस है, उन्होंने मुझे बताया है कि वो है टू हेल्प द सोसाइटी, मतलब दैट्स व्हाट, हाँ, दैट्स हमारे प्रोफेशन का ओरिजिनल इंटेंशन वही था। हाँ, अगर मैं आपको एक छोटा सा किस्सा और बताऊं, पुराने टाइम में जो कोट पहना जाता है, हाँ, जो वकीलों का कोट होता था, उसके पीछे एक बहुत बड़ा, जिसको हम कैप बोलते थे या हुडी बोलते थे, वो कैप नहीं था, वो इसलिए था कि आप अपना कोर्ट केस में आर्ग्यू कीजिए और आप पलट के चल दीजिए। जो क्लाइंट है अपनी श्रद्धा से जो भी आपके पिछले झोली में डाल दे, उसका वो पर्पस होता था। तो हमारा तो प्रोफेशन ही सेवा भाव के ऊपर बना है। अब उसका फैब्रिक चेंज हो गया है, उसके मीनिंग चेंज हो गए हैं। मैं फिर भी ये मानता हूँ, और मेरा छोटा भाई भी एडवोकेट है, तो मुझे पता है, हमने जब अपनी फर्म शुरू करी तो हमने ये डिसाइड किया कि यार पैसा कम कमा लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा चैन से सो लेंगे, थोड़ा खुश रहेंगे। अगर कोई क्लाइंट मेरे पास, आप सोचिए कितनी अच्छी बात है, अगर आप किसी क्लाइंट से मिलने जाए, वो कुर्सी से खड़ा हो जाए आपके लिए, बहुत बड़ी बात है वाकई। वो आप कैसे खरीद सकते हैं, उसका क्या वैल्यू है, इज्जत तो यू कांट बाय दैट। मेरा एक क्लाइंट है, बॉम्बे में है, मैं उसका अक्सर हमेशा एग्जांपल देता हूँ। उसकी एक चाय की टपरी है, हमने उसका एक ट्रेडमार्क का केस था, अच्छा, जो बहुत अच्छे से आर्ग्यू किया, सक्सेसफुली वो हमने आर्ग्यू किया। हमें धन्यवाद देने के लिए वो अपने उस दिन के गल्ले से 5,000 रुपये लेके आया, उस दिन के गल्ले से 5,000 रुपये लेके आया, रोया, उसने मेरे पैर छुए और उसने कहा सर मैं धन्य हो जाऊंगा अगर आप ये रख लेंगे तो। आप ये चीज़ कैसे
परचेज कर सकते हैं, आप ये खरीद नहीं सकते। तो हमारा तो प्रोफेशन ही उसी प्रिंसिपल्स पे, उसी नोबिलिटी पे बना। मैं अभी भी, क्योंकि मैं आशावादी हूँ, मैं कह रहा हूँ अभी भी वैसे लोग हैं। तो अभी भी स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेस ओनर्स को ऐसे लॉयर्स मिलेंगे, और ढूंढने से तो भगवान मिल जाएगा, तो क्या लॉयर तो बात। चीज़ ही क्या है। नहीं, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू यार, मतलब इस तरह से आप काम कर रहे हैं, इट्स वेरी नाइस। अच्छा, कंप्लायंस चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं एक कंपनी, तो क्या क्या कंप्लायंस होने चाहिए, अगर उसकी एक छोटी सी चेकलिस्ट अगर आप बता दें ताकि हम ध्यान में रखें। जैसे मैंने बताया, आप सबसे पहले तो ये डिसाइड करें कि कंपनी किस तरह की, क्या नेचर है आपकी कंपनी की, इनकॉर्पोरेशन का, आपका विजन क्या है कंपनी का। अगर आप शॉर्ट टर्म कुछ करना चाहते हैं, कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म है, इन्वेस्टर्स चाहते हैं आप कंपनी में, आप चाहते हैं कि मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी, आप चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स भी हों, आप चाहते हैं कि 20, 25, 30, 50, 150, 1000 लोग भी हों, तो प्राइवेट लिमिटेड उसको सेटअप किया जाए। अगर आप 2-3, जैसे मेरी खुद की जो लॉ फर्म है वो एक LLP है, क्योंकि मैं इसमें शेयर्स फ्लोट नहीं करना चाहता। ठीक है। मैं मल्टीपल ओनर्स नहीं चाहता। मैं और मेरा पार्टनर जो है, हम दोनों मिलके ये प्रोफेशनल। तो आपको ये देखना है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है और क्या बेस्ट सूट करता है आपको इनकॉर्पोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ गया। तो पहली तो ये चीज़, आप ढंग से इनकॉर्पोरेट कीजिए। हाँ। आप एक कंपनी का जो सेटअप है, प्राइवेट लिमिटेड है या LLP, उसको समझिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कीजिए और वो आपको उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स समझाएगा, और आप पहली चीज़ वो इस्टेब्लिश कीजिए। दूसरी चीज़, जैसे मैंने बताया, कॉन्ट्रैक्ट्स पे बिल्कुल कसम खा लीजिए कि मैं उसके बिना आगे प्रोसीड नहीं करूँगा। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो अलग बात है, बट शांति के लिए और अपनी बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए उस पर फोकस कीजिए। ठीक। जो आपकी लेबर लॉ कंप्लाइंसेस हैं, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है तो आप लेबर जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उनको बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए। ठीक है। अगर आप फूड प्रोडक्शन में हैं तो FSSAI पे ध्यान दीजिए। अगर आप कोई मान लीजिए आपकी कोई ऐसी कंपनी जिसमें 10 से ज़्यादा लोग हैं, तो पॉश पे थोड़ा ध्यान दीजिए। कपड़े का कुछ काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम तो है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप फायर सेफ्टी पे ध्यान दीजिए। अच्छा। अगर आपका अगेन आप ये ध्यान रखिए कि जो भी आप काम करें उसके प्रॉपर इनवॉइसेस दें। GST कंप्लाइंस आप अपना पूरा रखें। अगेन मेरे पास कुछ आते हैं क्लाइंट्स जो, मैं खुद तो हैंडल नहीं करता GST का काम, लेकिन मैं उनको रेफर आउट करता हूँ। उनको नोटिस आए हुए हैं GST से लाखों रुपए के। क्यों? क्योंकि उन्होंने, वो भी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, करेक्ट। लेकिन उनको, आपको ये कंप्लाइंस करना पड़ेगा। आप बाद में कोर्ट में जाके नहीं चिल्ला सकते और ये नहीं बोल सकते कि जज साहब मेरी बात सुनिए। जज आपको यही बोलेगा, आपने लॉ की सुनी, आपने कानून की बात सुनी, जब ये लॉ बने आपने वो फॉलो नहीं किया, तो हम आपकी बात क्यों सुने? अच्छा, बहुत सारे लोग ना नोटिस को नजरअंदाज भी कर देते हैं बिल्कुल। कि अरे ठीक है, बाद में देखते हैं क्या है, हटाओ 20,000 25,000, और बाद में 3 साल बाद जब उसका और मल्टीपल अमाउंट होके आता है तो फिर सर मारते तो नोटिस में सर आपसे इंटरेस्ट भी क्लेम होता है। अगर आप मान लीजिए करेक्ट। तो वो इंटरेस्ट तो चल रहा है, वो तो मीटर चालू है, हाँ। आप मत दीजिए, आप 2 साल 3 साल मत दीजिए, और जब आपके ऊपर केस होगा फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और आप तब कोर्ट में आपका डिफेंस क्या होगा कि नोटिस नहीं मिला या मैंने एनवलप नहीं खोला, क्या डिफेंस देंगे आप? सही 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 सही। तो वो दिखाता है कि आपकी, और कई जगहों पे ऐसा भी माना गया है लॉ में कि साइलेंस मींस एक्सेप्टेंस। अगर आप चुप हैं तो मतलब आप मान रहे हैं कि गलती तो हुई। गलती तो हुई है। अच्छा, छोटा जो जैसे किराने की दुकान है, जी। छोटा ये फोटो फ्रेम बनाते हैं या एक छोटा सा टपरी कैफे टाइप चलाते हैं ना, या छोटे ये जो कॉस्मेटिक शॉप्स होती हैं, बहुत छोटे छोटे बिल्कुल। धंधे हैं। इनको तो कोई भी नॉलेज नहीं है इनका क्या कंप्लायंस होगा क्या, तो इनके लिए लीगल बचने के कुछ मोटे मोटे 3-4 बातें हैं जो, देखिए, आप कॉन्ट्रैक्ट्स तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर यहाँ आप पर तो नहीं होगा। फ्रेमिंग की फोटो फ्रेम का काम करें तो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं। बिल्कुल। लेकिन आप ये जरूर कर सकते हैं कि जब आप दुकान किराए पे ले रहे हैं, हाँ तो वो जो रेंटल एग्रीमेंट आपका बन रहा है, हाँ जी। वो फेयर होना चाहिए। उसमें ये ना लिखा हो कि मकान मालिक आपको कभी भी बाहर कर सकता है या 15 दिन की नोटिस पे बाहर कर सकता है। कम से कम उसमें ये तो लिखा हो कि 2 महीने का नोटिस है या 1 महीने का नोटिस, क्योंकि आपका जो सामान है, ग्लास का सामान है, आप वो लेके एकदम उठा के नहीं भाग सकते। सही बात। तो वो ही पढ़ लीजिए। आप यही देख लीजिए कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आप दे रहे हैं वो रिटर्न होगा तो उस टाइम पे उसकी क्या कंडीशंस हैं। मैं मानता हूँ ये सब लीगल इश्यूज हैं, ये सब लीगल ये लीगल दाव पेज हैं जो शायद आम आदमी को नहीं समझ में आता। तो किसी भरे बेचारे लॉयर से बात करके उनसे समझ लीजिए कि साहब हिंदी में मुझे या देसी भाषा में समझा दीजिए कि ये क्लॉजेस का मतलब। समझ गया, बिल्कुल ठीक। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर चीज़ में कॉन्ट्रैक्ट्स कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बात बात पे आप लॉ के बिना आगे मत बढ़िए, लेकिन जो बेसिक बचाव आप कर सकते, जैसी आपकी चादर है उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि भैया बड़ा घर है तो बड़ी बाउंड्री, छोटा घर है तो छोटी बाउंड्री। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो GST के नोटिस आते हैं बहुत कॉमन है और लोग बहुत परेशान भी रहते हैं, खासकर छोटे जो बिजनेस में है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है
जी ओ मैं जीएसटी लिता सी, ओ मैं कितना सी, कंपनी मान लो कोई छोटा बिजनेस, एक मान ली फोटोग्राफर हैं, वीडियोग्राफर हैं जो गवर्नमेंट कंपनी से काम करते हैं, करेक्ट ठीक है। अब आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करी हुई, उन्होंने कहा तुमको गवर्नमेंट में काम लेना, तुमको जीएसटी तो लेना ही होगा, करेक्ट चाहे तुम 2 रुपए कमाओ, जी हमें मतलब नहीं है, जीएसटी नंबर चाहिए। जी अब बेचारे ने जीएसटी नंबर ले कि यार मुझे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, करेक्ट ठीक है। जी अब वहां पर उन्होंने कुछ जीएसटी भर दी, इनके बिल से कुछ गया और वो फंस गए। तो ये बहुत कॉमन मैं देखता हूँ चीज़ें। तो इसका क्या बचाव है, या शुरुआती जब वो कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि ये ना हो? देखिए मुझे लगता है कि ये मानना हाँ कि गवर्नमेंट ने ही गड़बड़ करी है और हमने गड़बड़ नहीं करी है, ये पहली बात तो गलत है। हाँ ठीक अगर आपको जीएसटी का नोटिस आया है हाँ तो कुछ ना कुछ तो आपने भी गड़बड़ करी ही होगी। ठीक बात है। गवर्नमेंट पागल तो नहीं है, जीएसटी वाले पागल तो नहीं है जो आंख बंद करके आपको इरिटेट करने के लिए नोटिस भेज रहे हैं। ठीक है। तो आप अपना कंप्लायंस ठीक रखिए। मैं जैसे हमने पहले बात करी कि हम एक फुल टाइम लॉयर को अगर आप नहीं हायर कर हाँ सकते, हाँ राइट। तो मैं ये कहूँगा कि एक फुल टाइम जीएसटी के लिए एक सीए को तो हायर कर ही लीजिए। क्यों? क्योंकि वो कंप्लायंस ऐसा है, टैक्स ऐसा कंप्लायंस है जिससे आप बच नहीं सकते, जिसकी क्रिमिनल पेनल्टीज भी हैं, आपको जेल भी हो सकती है टैक्स की चोरी की वजह से। एग्जैक्टली। तो वहाँ तो आप, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि गवर्नमेंट परेशान करने के लिए छोटे बिजनेसेस को जीएसटी भेज रही है। हाँ हाँ कोई ना कोई आपके कंप्लायंस में गड़बड़ रही हो, दिक्कत रही तो हो। आप उसको फिक्स करें। आप उसको एक्सपेंसेस मत माने। हाँ वही, आप ये मत माने कि अरे यार ये अब मुझे किसी से बात, आप उसको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में, बिल्कुल ठीक है। कि भाई ये तो मुझे करना। जो ताला आप खरीदते हैं, हम हमेशा बोलते हैं यार अच्छी क्वालिटी का ताला देना, हाँ कोई हल्का फुल्का मत देना, हैरिसन का या कोई बड़ी अच्छी कंपनी। क्यों? क्योंकि हम उसको बचाव करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक तो बात। यही लॉजिक आप अपने बिजनेस में लगाइए, यही लॉजिक आप अपने कंप्लायंस में लगाइए। आई थिंक उससे बिल्कुल ठीक है। सारी प्रॉब्लम्स आप नहीं बहुत सही है। मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि भाई ये लीगल और जितनी कंप्लायंस वाली बात है, इसमें ये इन्वेस्टमेंट है आपकी, ये उतना ही ज़रूरी है जितना आप अपने रॉ मटेरियल पे खर्चा कर रहे हो, प्रोडक्शन पे खर्चा कर रहे हो, डिज़ाइन पे खर्चा कर रहे हो, उतना ही लीगल। ये आपकी मन की शांति के लिए ये ये आपका तकिया है जिस पे आप सर रख के आराम से सो सकते हैं। अब आपके ऊपर है, आप 500 रुपये वाला तकिया खरीदिए या 50 रुपये वाला खरीदिए या 1000 रुपये वाला कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर है आप कितने शांति से, कितना पीसफुली आप अपने बिजनेस को आगे लेकर। अरे यार बहुत बढ़िया। अभिषेक जी, बहुत बार एमएसएमईज के साथ होता है कि उनकी ना पेमेंट फंस जाती है। जी वेंडर ने पहले तो कहा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और फिर फोन नहीं उठा रहा है, कल करता हूँ, परसों करता हूँ, और पेमेंट फंस गई, टिपिकल है ना। हाँ जी। तो ऐसे में अगर आप बता सकें कि उसको क्या करना चाहिए, लीगली क्या तरीका है इससे बचने का, फंस जाओ तो कैसे निकलो? जी जी देखिए, कोई भी अगर एमएसएमई है तो उस कंपनी को या उस स्टार्टअप को एमएसएमई इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एमएसएमई का एक एक्ट है। ठीक है। एमएसएमई एक्ट के अंदर वो रजिस्टर्ड है। तो जब आप एमएसएमई एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, तो जैसे आपको मुझे एक आधार कार्ड मिलता है, ऐसे ही आपके बिजनेस को एक उद्यम रजिस्ट्रेशन मिलता है। ओके। उद्यम रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आपका बिजनेस एमएसएमई लॉ के अंडर रिकॉग्नाइज्ड है। तो वो तो है पहला स्टेप। अपने आप को आप एमएसएमई तभी बोल सकते हैं जब आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है। उसकी 3 कैटेगरीज हैं आपकी, माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री और मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है। तो ठीक है, आप अकॉर्डिंगली अपने इवैल्यूएशन के हिसाब से उसको रजिस्टर करा लीजिए। एमएसएमई लॉ ये कहता है, मैं समराइज कर सकता हूँ, कि अगर आपका कोई अनपेड इनवॉइस है और वो 45 दिन तक उसकी पेमेंट नहीं हुई है, 45 दिन के अंदर अंदर उसकी पेमेंट नहीं हुई है, तो आप एक रिटर्न कंप्लेंट फाइल ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं एमएसएमई पोर्टल पे जाके, उसके अगेंस्ट जिसने आपका इनवॉइस पे नहीं किया है। ठीक है। और वो कंप्लेंट जो आप फाइल करेंगे, वो उसके रूल्स जो है वो आर्बिट्रेशन वाले रूल्स है उस पर अप्लाई होंगे। ठीक। और ऐसा माना गया कि 90 डेज के अंदर अंदर जो काउंसिल है वो आपका हल निकाल के आपको उनको ऑर्डर पास करेगी कि आप इसकी पेमेंट दी जाए। ठीक है। तो अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपके पास ये परफेक्ट बहुत बड़ा सॉल्यूशन टूल है। है। हाँ जी, बिल्कुल बहुत अच्छा टूल है कि आप 90 डेज या 110-20 डेज में अपनी पेमेंट आपके पास आ सकती है, प्रोवाइडेड आप ऑनलाइन जाके, उसका नाम एमएसएमई समाधान है, जो पोर्टल है एमएसएमई समाधान में जाके आप रजिस्टर करें और इनवॉइस जो आपने भेजा है वो अपलोड करें, बेसिक इन्फॉर्मेशन डालें। उसके लिए कोई आपको लॉयर की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल इजी टू यूज पोर्टल है। आप जाएं, ठीक है। पोस्ट करें और कोई एमएसएमई ना हो, अगर जी आप स्टार्टअप हैं, जी। आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है, जी तो आपके पास कोई ऐसा टूल नहीं है जो हेल्प कर पाए। जी क्या हमारे पास कोई लीगल प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं, अगर मोटी पेमेंट या छोटी पेमेंट, कैसी पेमेंट फंस जाए हमारी?
पहले तो देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप एमएसएमई रजिस्टर्ड नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। Demerit आप करा ही लीजिए वो रजिस्ट्रेशन। सही, करेक्ट पहली बात वो फ्री है। जी। दूसरी बात, आप बेसिकली पूरा एमएसएमई लॉ अपने फेवर में, यू विल टर्न द लॉ इन योर फेवर। यस, तो वो करा लेना मेरे हिसाब से समझदारी होगी। ठीक है। चलिए, किसी रीजन की वजह से आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है, हाँ, और आपका कोई इनवॉइस जो है वो पेंडिंग है या पेमेंट नहीं आ रही है, हाँ। तो जो नॉर्मल लॉज हैं मनी रिकवरी के, वो तो एज इट इज है। हाँ, उसमें 90 दिन का आपको सहूलियत नहीं मिलेगी। उसमें आप ऑनलाइन जाके कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। अच्छा, उसमें भेजना आपको लीगल नोटिस ही पड़ेगा। हाँ। और आप लीगल नोटिस में लिखेंगे कि पूरी कहानी आप दर्ज करेंगे कि मैंने ऐसे ऐसे, आपने मुझे हायर किया इस काम के लिए, ये हुआ वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद मैंने इनवॉइस भेजा, इनवॉइस पेड नहीं है, मैंने रिमाइंडर भेजे, ईमेल भेजे, व्हाट्सएप भेजे, उसकी पेमेंट नहीं आई। अब आप इतना पेमेंट दीजिए, उसका इंटरेस्ट दीजिए, उसकी लीगल फीस दीजिए, वगैरह वगैरह। पर उससे फर्क पड़ता है? बहुत कम। मुझे लगता है अगर आप वही स्टार्टअप तो। हैं, हाँ, और अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर करा ही लेते हैं, वो बेटर ही तो एक रहेगा। गवर्नमेंट का डंडा है आप पे करेक्ट, करेक्ट। कि आपको उस पेमेंट को क्लियर करना ही करना। हाँ, अच्छा, रिकवरी के लिए भी देखिए कितना आसान है। आपको कोर्ट नहीं जाना, हाँ। आपको लीगल नोटिस इशू नहीं करना। आपको ऑफ कोर्स उनको ये बताना तो है ही कि आपका Yes. इनवॉइस पेड नहीं है, लेकिन आप ऑनलाइन जाके वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो होता है। हमने खुद कितने केसेस ऐसे हैंडल किए हैं जहाँ पे हमने क्लाइंट को बोला है कि आपको हमें हायर करने की जरूरत ही नहीं है, सही है, आप अपना पैसा बचाइए, बिल्कुल ठीक है। आप प्लीज ऑनलाइन जाइए। हाँ। मैंने फिर भी ऐसा किया केशव कितनी बार, मैंने फिर भी ऐसा किया कितनी बार कि कंप्लेंट मैंने उनकी रजिस्टर होने से पहले रिव्यू की है, जस्ट लाइक दैट, कि चलिए आपका भला हो, ठीक है। आप ऑनलाइन जाइए, और इवेंचुअली उनका काम बन गया। तो मुझे लगता है वो एक बहुत अच्छा स्टेप है जो एमएसएमईज को, जिसका फायदा उठाना चाहिए। समझ गए, समझ startups गए। को। अच्छा, स्टार्टअप्स में ही ये होता है कि ज़्यादातर स्टार्टअप्स में ही देखा गया है कि एक अच्छा बढ़िया एम्प्लॉय काम कर रहा होता है, बढ़िया काम कर रहा होता है, सडनली उसको कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। जी, यहाँ के सीक्रेट्स, यहाँ के क्लाइंट्स, यहाँ के टूल्स, यहाँ जी। के राज, वो यहाँ से ले जाके दूसरी जगह बिल्कुल पिच कर देता है, कहता है भाई मैं तो 3 गुना पैसे लूंगा, बिल्कुल बिल्कुल और तुम्हारे लिए मसाला एकदम तैयार लेके आऊंगा, बिल्कुल। सब्जी बना लो, बिल्कुल। ठीक है। तो ऐसे में जो जो इंसान ने उसको हायर किया, सिखाया, करा, वो क्या करे यार? क्या उसके पास कुछ लीगल रास्ता है वो अपने आप को बचाने का? देखिए, मैं फिर वही बात करूंगा जो मैंने पहले करी। हाँ। मेरा एक और क्लाइंट है जो जिसका अपना रेस्टोरेंट है, ठीक है, वो बहुत अच्छा शेफ है और इसीलिए उसका रेस्टोरेंट भी है। ठीक है। उसने अपनी सारी जो रेसिपीज हैं वो 5-6 लोगों को अपनी कंपनी में अपने रेस्टोरेंट में सिखाई। उनमें से एक भाई साहब को ये ख्याल हुआ कि हम अपना निकल के कुछ अपना शुरू करते हैं। ठीक है। उसने अच्छी बात ये करी कि उसने मुझसे बात करी और उसने बोला, अभिषेक, मैं ये रेसिपीज इनको दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी अंदर कुछ वैल्यू है, इसकी कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मुझे क्या करना चाहिए। तो उसको हमने कॉपीराइट की, वो अलग बात है, लेकिन लीगली हमने क्या किया, हमने उन शेफ्स के साथ एग्रीमेंट साइन किया, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, जिसमें ये क्लॉजेस थे कि जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी आपकी बौद्धिक संपदा हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, आपकी बुद्धि से जो भी चीज़ आपने बनाई है वो, और जो भी आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज की जा रही है इस एम्प्लॉयमेंट के दौरान, आप उसको अपने पास रखेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और किसी तीसरे बंदे को नहीं देंगे ड्यूरिंग योर एम्प्लॉयमेंट, प्लस साल, 2 साल, 3 साल तक भी, छोड़ने के बाद भी। अब ये क्लॉज अगर नहीं होगा तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरे पास कोई प्रोविजन होना चाहिए। तो आप एक हाथ आगे बढ़ाइए। लॉ में 4 चीज़ें जो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए। ठीक है। अगेन 25 पेज का नहीं होना है, अगेन ये 40 पेज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 2, 3, 4, 5 पेज का मोटी बात कह के अगर आप उसको रिकॉर्ड कर लें। ठीक है। हम ऐसे एग्जाम्पल जरूर देखेंगे, कोई ऑलरेडी टूल था, कोई ऑलरेडी कोई चीज थी जी, जो आप एक कंपनी में कर रहे थे, आप गए अपने साथ, आप ले गए, जी। छोटा स्टार्टअप है, आपको पता है इसके बस की कुछ है नहीं, जी। क्या करेगा ये, कि हद से हद थोड़ा बहुत लीगल नोटिस संभाल लेंगे, टेंशन Correct. नहीं है, चल भैया आगे बढ़ते हैं, मैं अपना फायदा देखता हूँ। जी। ऐसे में वो बेचारा स्टार्टअप क्या करे यार? तो आप ऐसे में ये कीजिए कि जब आपको पता चलता है कि ये जनाब छोड़ के जा रहे हैं आपकी कंपनी, आप उनके साथ एक एग्जिट इंटरव्यू कीजिए। आप उनसे 2 मिनट बात कीजिए कि भाई क्या हो गया, आपको सैलरी का तकलीफ है, क्यों छोड़ के, आप एक ह्यूमन लेवल पे उनसे पूछिए तो सही कि वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं। अगर आप उनको टर्मिनेट भी कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी देयर इज समथिंग नोन एज एग्जिट एग्रीमेंट। अगेन वो बहुत लंबा चौड़ा एग्रीमेंट नहीं है, जैसे आप रिलीविंग लेटर देते हैं, रिलीविंग लेटर आप इशू करने के साथ साथ ही उनसे बात कीजिए और उनको बोलिए, देखिए मैं आपको बहुत प्यार से रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने कंपनी की देखी है उसको आप कहीं बाहर यूज़ नहीं कर सकते। आप उनको ओरली भी रिमाइंड कराइए और एक सिंपल पेज पे ये लिख के भी उनसे साइन करवाइए कि भाई मैं ये इन्फॉर्मेशन आगे डिस्क्लोज नहीं करूँगा।
यही चीज़ आपके ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट लेटर में भी होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया। समझ गया मैं। तो अगेन उससे आप बच सकते उससे आप बच सकते। अच्छा, हम ना ये बात डिनाई नहीं कर पाएंगे कि आजकल बिजनेसेस व्हाट्सएप पे नहीं हो रहे हैं। जी, आजकल जो बिजनेस है वो ईमेल पे नहीं हो रहे हैं, Correct. व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ भेज दिया, व्हाट्सएप जी, पे ही जी, बात जी। हो गई, ई साइन कर दो भाई, जी, जी। काम करो शुरू। जी, इसको हम नजरअंदाज तो नहीं नहीं कर कर सकते, ये रहेगा ही रहेगा। तो क्या ये व्हाट्सएप मैसेजेस लीगल प्रोसेस में काम आते हैं? इनकी कितनी वक्त है, कितनी वैल्यू है? और अगर आप व्हाट्सएप पे भी कर रहे हैं कम्युनिकेशन, तो उसमें क्या बातें रखें जो लेजिट आपके काम आए और आपको लीगली हेल्प करें, कभी आप फंसें तो? 2-3 चीज़ें हैं इसमें। Please. जैसे व्हाट्सएप की, अगर आप व्हाट्सएप को अपने बिजनेस में ज़्यादा यूज़ करते हैं, हाँ। तो ऑब्वियसली डिसअपियरिंग मैसेजेस ऑफ कीजिए। हाँ, ठीक है। क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारी चैट्स, तो आप एटलीस्ट वो जो आपके वेंडर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनके साथ अगर वो भी ऑन करते हैं तो आप उनको कॉल करके बोलिए, देखो भाई रिकॉर्ड हमें रखना है, डिसअपियरिंग मैसेज तो ऑफ ही रहेंगे। ठीक है, 24 घंटे बाद, 7 दिन के बाद वो डिसअपियर नहीं होना चाहिए। ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ लग रहा है इंपॉर्टेंट है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रखिए। मैं तो कहूँगा टू बी फेयर, आप सामने वाले बंदे को भेज दीजिए कि देखो भाई ये हमने बात करी है, ये मैं रिकॉर्ड के लिए डाल रहा हूँ। आप ईमेल में अटैच करके अपने दूसरी पार्टी को भेज दीजिए, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के झमेले में नहीं जाना है। पहली बात। दूसरी बात, ये बात सही है, हम डिनाई नहीं कर सकते, व्हाट्सएप पे, ईमेल्स पे बहुत क्योंकि डिटेल छोटे-छोटे में, business है बिल्कुल ना, वो चल रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, और डिटेल में चल रहे हैं। बिल्कुल, पीडीएफ जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। फिर भी ये चीज़ हम नहीं डिनाई कर सकते कि अगर आपने मान लीजिए कोई परचेज ऑर्डर भेजा है, या आपने चलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने 1 पेज का बनाया है, 2 पेज का, और वो आपने व्हाट्सएप कर दिया है, आपने फिजिकली साइन नहीं किया है, आपने उसको भेज दिया, उसको साइन तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर की वैल्यू तो नहीं मर जाएगी ना, जस्ट बिकॉज आपने कोई डॉक्यूमेंट भेजने का मतलब ये नहीं कि वो साइन हो गया है। हाँ, मैं आपको एक और बड़ा मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। हाँ। हमारे क्लाइंट हैं, उन्होंने उनके वेंडर ने उनको कोई डॉक्यूमेंट भेजा, हाँ। और हमारे क्लाइंट जो जनाब हैं, जो आजकल की जनरेशन के हैं, उन्होंने ये वाला इमोजी भेजा। व्हाट? अच्छा, ये उनका जवाब था, ओके। और उनके दिमाग में ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि मैंने कर तो दिया ओके। तो इसका क्या मतलब है मुझे बताओ? अरे बाप रे। अब इसका मतलब है कि थैंक यू, मुझे आपका कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, या लेट्स डू इट, या क्या है मतलब, इसका क्या मतलब है? करेक्ट यार, ये तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिसमें एक इनवॉइस भेजा गया है, हाँ। उस पे हार्ट भेज दिया उन्होंने। अरे तो उसका क्या मतलब है? क्या मैं उसको मानूं कि ये इनवॉइस पे कर दोगे, या अभी ये एक्नॉलेज करो कि इनवॉइस मिल गया, देखते हैं? तो आप कहना क्या चाहते या तो आप लिख ही दीजिए कि ओके सर, आई विल प्रोसेस इट इन 1 वीक, थैंक यू इनवॉइस। कुछ तो मैं खुद इमोजीज यूज करता हूँ, लेकिन बिजनेस में भी इमोजीज यूज करने का कमाल कोई हो तो कहीं तो लाइन ड्रॉप करेंगे। सही। तो वो आप कीजिए, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं और ऐसा कोई कर रहा है उसको बोलो भाई 1 मिनट ढंग से लिख, वरना फिर गलत है ये तो। तो मैं, एक कंपनी है जिसका मैं जनरल काउंसिल हूँ, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हाँ। जिसमें ऐसी कम्युनिकेशंस होती हैं। सामने वाली पार्टी ने थम्स अप लिख के भेजा, तो मैंने उस पर रिप्लाई किया लंबा चौड़ा कि सर, थम्स अप मीन्स हैव यू रिसीव दिस एग्रीमेंट, और डू यू एग्री विद द कंटेंट्स ऑफ द टर्म्स ऑफ कंटेंट ऑफ दिस एग्रीमेंट, लेट मी कॉल यू इन फ्यू मिनट्स। मैंने कॉल किया, नहीं, मैंने मेरा इसका मतलब था कि मुझे मिल गया है। हाँ। अब देखिए, मैं मान सकता था, या मेरा क्लाइंट सोच सकता था कि ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट। हाँ। मैंने वहीं की वहीं क्लैरिफाई किया, फिर मैंने मेल लिखी, थैंक यू सर, एज पर द डिस्कशन। आपने मेल का भी बात करी तो मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ साथ साथ। आप ईमेल पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने फ़ोन पे डिस्कशन किया कि जी 70 रुपये का रेट है, नहीं जी 72 का, चलो 71 पे रेडी करते हैं। आप एक ईमेल डाल दीजिए, सर, एज पर द डिस्कशन वी हैव फाइनलाइज द रेट ऑफ 71 रुपीज पर केजी, वॉट एवर, थैंक यू सो मच, प्लीज कंफर्म। मत कीजिए आप एग्रीमेंट। आप ये प्रैक्टिसेस या टेक्नोलॉजी को हल्का फुल्का तो यूज कीजिए, हार्ट तो मत भेजिए। आपके 500 बोरी सीमेंट आनी है, आप उस पर हार्ट भेजिए। आप सोच के देखिए। अरे यार क्या कितनी हो funny रहा है यार, एक्चुअली बहुत फनी है। तो फिर भी अगर आप लीगली भी इस बात को, मैं अगर और थोड़ा, हाँ चलिए जी। मजाक की बात अलग है, अगर मैं लीगली भी इसको एनालाइज करूं, तो आज के टाइम में जैसे हमने सोसाइटी की बात करी, लॉ की बात करी, लॉ रिकॉग्नाइज करता है कि सोसाइटी में कम्युनिकेशन के अब यही तरीके हैं। तो देयर आर लॉज एंड जजमेंट्स, कोर्ट्स की जजमेंट है जिसमें बोला गया है कि डिजिटल एविडेंस को माना जाता है, व्हाट्सएप मैसेजेस को भी माना जाता है। बट क्या इसका ये मतलब है कि पूरा बिजनेस व्हाट्सएप पे ही करना चाहते हैं आप? अगर आप करना चाहते हो तो कीजिए, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का एक क्लैरिटी लेके आता है। कॉन्ट्रैक्ट में या तो आप व्हाट्सएप पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट टाइप कीजिए, फिर भेजिए, और फिर वो
जवाब दे रहा है और तो ठीक है। इनवॉइस की जब हम बात करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं इनवॉइस फंस जाए, क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो लीगल तरीके से इनवॉइस में ऐसी कौन सी 3-4 बातें हैं जो होनी ही चाहिए अपार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, जो कि आपको लगता है यार कि आप बेसिक तो इनवॉइस में बनाए तो, पर ये 2-3 चीजें नहीं थी इसलिए आप फंस गए Correct. और आपका पेमेंट चला गया, अब आप चाह के भी नहीं लड़ पा रहे हो Correct. क्योंकि अगले वाले कहते हैं भाई तेरे में है ही नहीं, Correct. क्या बात कर रहा है तू? Correct. मैं तो इसको चैलेंज करता हूँ, Correct. आजा, एंड यू हैव नो ऑप्शन। इनवॉइस नंबर, डेट, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, अमाउंट, टैक्स। अगर इनवॉइस की पेमेंट टर्म्स ऐसी हैं कि 50% पहले और 50% बाद में, तो पेमेंट टर्म्स। हाँ। पेमेंट टर्म्स के सब क्लॉजेस क्या हो सकते हैं? पहला, आप ये लिखिए कि कितना एडवांस है, हाँ। कितना अपॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स है, हाँ। या कितना आप एडवांस है, कितना डिलीवरी ऑफ गुड्स है, और कितना 10-20% डिलीवरी ऑफ गुड्स के 30 दिन के बाद, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन agreed, agreed. वो वहाँ लिखिए। आप ये वहाँ लिखिए कि जो टैक्स है उसमें जो आप TDS काटेंगे, आपको डिपॉजिट करना है। अगर वो प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए है, आपको TDS डिपॉजिट करना है और उसकी हमें कंफर्मेशन देनी है। आपको ये लिखना है कि अगर इनवॉइस से रिलेटेड कुछ इशू है तो 3 दिन के अंदर अंदर आप मुझे बताइए कि इनवॉइस गलत है या उसमें कुछ इनवॉइस में आपको डिस्प्यूट है। अगर आपने 3 दिन में नहीं बोला तो ये माना जाएगा कि ये इनवॉइस एक्सेप्टेड है। जैसे मैंने बताया, Correct. साइलेंस मीन्स एक्सेप्टेंस। तो आपको ये अपने इनवॉइस में लिख देना चाहिए जब भी आप किसी को इनवॉइस रेज करते हैं कि 3 दिन, अगर कुछ डिस्प्यूट है, कोई डिस्क्रिपेंसी है, आप 3 दिन में मुझे बताइए, इस पे बैठे मत रहिए। और 30 दिन बाद आप बोलें अरे यार वो जो तुमने इनवॉइस भेजा था उसमें वो प्रोडक्ट तो 12 है, मैंने तो 11 ही ऑर्डर किए थे। तो आप ये लिख दीजिए ना इनवॉइस में कि अगर इनवॉइस में 3 दिन के अंदर आपने नहीं जवाब ये दिया बहुत अच्छा क्लॉज है। तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेड। फिर आप ये लिखिए कि अगर डिस्प्यूट्स हैं इनवॉइस से रिलेटेड तो कहाँ की जुरिसडिक्शन होगी, क्योंकि आपने आप बैंगलोर में हैं, आपका इनवॉइस दिल्ली में किसी को गया है जी। अब मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हुआ तो आप कहाँ उसको शो करेंगे, दिल्ली में कि बैंगलोर में? आप ये इनवॉइस में लिख दीजिए। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट में भी जाना चाहिए, बट इनवॉइस में भी लिख दीजिए कि ऑल डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू दिस इनवॉइस शैल बी सब्जेक्ट टू द जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स इन दिल्ली और बैंगलोर। सिंपल। तो वो ये नहीं बोल पाएगा कि मुझे पता नहीं था। आप ये भी उसमें लिख दीजिए, एनी पेमेंट डिलेज, any delays in the payment shall attract a penalty of 12%. आप लिख दीजिए उसमें साथ साथ कि अगर तुमने any payment made beyond 30 days will attract a penalty of 10%, 12%, 18% per annum का rate of interest आप लिख दीजिए। आप जितना क्लैरिटी, जितना ट्रांसपेरेंसी रखेंगे अपने इनवॉइसेस में सामने, उतना बढ़िया आपके लिए। और कोई चीज? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस रेज करते हैं, राइट, अगर आप मान लीजिए आप बहुत लोग अभी भी एक्सेल में इनवॉइस बनाते हैं और वो प्रिंट निकाल के स्कैन करके भेज देते हैं जी। उस पर आप साइन, अगर आप, अब मुझे ये नहीं पता वो सॉफ्टवेयर से यूज किया हुआ इनवॉइस या वो मैनुअल इनवॉइस है या क्या है। बेसिकली अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बनाते हैं तो उस पर लिख दीजिए नीचे, दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस एंड डज नॉट नीड एनी सिग्नेचर। नहीं तो सामने वाली पार्टी बोलेगी इनवॉइस तो भेजा है सर, वो राउंड सील नहीं लगाई आपने। बहुत कॉमन है ये, बहुत कॉमन है। तो आप लिख दीजिए, क्योंकि 15 दिन जब इनवॉइस आएगा वो 4 दिन तो दिखेगा नहीं। करेक्ट। फिर वो बाहर निकल जाएगा, फिर टूर आ जाएगा, फिर सैलरी हो जाएगी, सही बात। फिर TDS आ जाएगा, कुछ ना कुछ झगड़ा हो जाएगा। करेक्ट। फिर जब वो इनवॉइस की बारी 3 फॉलोअप के बाद जब वो पे करेगा, वो बोलेगा अरे इसमें वो यार सील तो है नहीं। तो आप लिख दीजिए, दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस एंड डज नॉट नीड सिग्नेचर। कितनी बढ़िया बात है यार। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हम देखते हैं डेली बेसिस पे। आप ये फॉलो कीजिए, कैसे आपके इनवॉइस की पेमेंट नहीं आएगी। आप ये, सॉरी एक और अच्छा पॉइंट मैं भूल गया, आप ये लिख दीजिए इनवॉइस में, वी आर रजिस्टर्ड अंडर द MSME एक्ट एंड एनी डिलेज इन पेमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू द MSME एक्ट। नाइस। मतलब आप उसको पहले ही बता रहे हैं कि अगर तुमने मेरी 45 डेज में पेमेंट नहीं करी तो जो MSME एक्ट है वो इस ट्रांजैक्शन पे एप्लीकेबल है, तो जो तुम्हें इनवॉइस की पेमेंट है वो मैं वहाँ से रिकवर करूँगा। और MSME एक्ट में ये भी एक प्रोविजन है कि अगर आप पेमेंट डिले करते हैं तो जो RBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट जिन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है उसका 3 गुना आपको देना पड़ेगा इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर द MSME। हमने कहीं बात करी थी कि अगर MSME में रजिस्टर्ड नहीं है, हाँ करेक्ट, तो आप सोच के देखिए क्यों नहीं है। कितना ही एफर्ट लगता है MSME में रजिस्टर होने का। आप रजिस्टर कीजिए अपने आप को, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए जो RBI डिसाइड करती है उसका 3 गुना आप अप टू 3 टाइम्स आप क्लेम कर सकते हैं। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए यार। सही। ये 7-8 ग्रेट 6-7 बातें जो आप फॉलो कर सकते हैं। दिस विल रियली हेल्प टू पीपल हू आर वाचिंग अस राइट। आई होप। ग्रेट। बॉस वाला, बी द बॉस।